एक नंबर है 67 करोड़ 80 लाख। ये उतने लोग हैं जिन्होंने एक क्रिकेट मैच लाइव देखा था एक दिन में, और सिर्फ एक मैच, जो था 2025 का आईपीएल फाइनल। सुपर बोल जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और हर साल वो एक नेशनल फेस्टिवल की तरह वहां मनाया जाता है, उसके भी मैक्सिमम 12-13 करोड़ व्यूअर्स ही थे। आईपीएल ने उससे 5 गुना ज्यादा लोगों को एक स्क्रीन पे लाके खड़ा कर दिया था। इसीलिए यहाँ एक सवाल है कि जब इतने लोग एक चीज देख रहे हैं, इतनी आंखें, इतना टाइम, इतना फोकस, तो वो चीज ऑब्वियसली बहुत वैल्यूएबल होगी, है ना? वो है भी। आईपीएल की वैल्यूएशन 18.5 बिलियन डॉलर्स की है। 18 और उसके बाद 9 जीरोस। और जब मैंने इस नंबर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये 18.5 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग की वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअली दुनिया की अटेंशन इकोनॉमी का एक केस स्टडी है और इंडिया इस गेम में किंग है। वो कैसे? चलिए समझते हैं। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, इंडियन पैसा लीग। बहुत लोग सोचते हैं कि आईपीएल सिर्फ टिकट सेल्स और जर्सी बेच के पैसे कमाता है बस, बट ऑब्वियसली उससे इतनी वैल्यूएशन नहीं आती और असली स्टोरी थोड़ी अलग भी है। आईपीएल का सबसे बड़ा हिस्सा आता है मीडिया राइट से, मतलब ब्रॉडकास्टर्स जैसे जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पैसे देते हैं सिर्फ आईपीएल दिखाने के लिए। 2023 से 27 तक के मीडिया राइट्स की टोटल बिड्स ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ तक गई थी, जो आज जियो हॉटस्टार के अंडर आता है। इतना पैसा सिर्फ मैचेस दिखाने के लिए। और अब तक तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया, ना ही एक मैच हुआ है और डील ऑलरेडी क्लोज हो गई है। दूसरा सोर्स है स्पॉन्सरशिप्स। टाटा ग्रुप का नाम आपने आईपीएल के साथ सुना होगा, जैसे टाटा आईपीएल 2024 और 2025। ये एक टाइटल डील है, यानी आईपीएल के आगे किसी कंपनी का नाम लिया जाएगा। ये स्पॉन्सरशिप अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए साइन हुई थी। उसके अलावा एसोसिएट स्पॉन्सर्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे एंजल वन, रुपे और काफी सारे। सब मिला के रफली 1500 करोड़ से ज्यादा होता है। तीसरा है एडवर्टाइजिंग। 2025 में आईपीएल का टोटल एड रेवेन्यू था 60 करोड़ का। एक 10 सेकंड का टीवी एड स्लॉट 18 लाख रुपए में बिकता है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। लास्टली फ्रेंचाइज फीस, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज, ये सब चीजें भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। और यहाँ एक सिस्टम है जो काफी ब्रिलियंट है। हर फ्रेंचाइज को सीजन स्टार्ट होने से पहले ही गारंटीड पैसा मिल जाता है। बीसीसीआई अपनी टोटल आईपीएल इनकम का 45% सीधा 10 टीमों में डिवाइड कर देती है। मतलब हर फ्रेंचाइज को रफली 550 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जब तक एक मैच भी नहीं हुआ, टीम्स को 550 करोड़ रुपए गारंटीड मिलने वाले होते हैं। और ऊपर से एक रूल है 120 करोड़ रुपए के सैलरी कैप का, मतलब कोई भी टीम प्लेयर्स लेने के लिए इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। यूरोपियन फुटबॉल में क्लब्स अपने प्लेयर्स को इतने पैसे देते हैं कि खुद बैंकरप्ट हो जाते हैं। आज रियल मैड्रिड जितना बड़ा क्लब भी डेट में डूबा है। इस कैप से आईपीएल टीम्स प्रॉफिटेबल भी रहती है और सभी टीम्स के बीच एक कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड भी रहता है। रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट कंट्रोल्ड है और इसीलिए प्रॉफिट्स भी गारंटीड है। जीडीपी ये मेजर करता है कि एक कंट्री अपने बॉर्डर्स के अंदर एक साल में कितनी चीजें प्रोड्यूस करती है, कितनी सर्विसेज देती है और उसका टोटल मिला के कितनी वैल्यू क्रिएट करती है। एक कंट्री की पूरी साल की मेहनत का ये एक नंबर होता है। ब्रुनेई जिसकी 90% जीडीपी अपने ऑयल एक्सपोर्ट करके आती है, उसकी जीडीपी है 16 बिलियन डॉलर्स। मॉरिशस जो एक फाइनेंशियल हब कंट्री है, वहां ये नंबर है 15.5 बिलियन डॉलर्स का। इसके अलावा बहामास, मालदीव्स, येमन, ये सब आईपीएल के नीचे आते हैं। और ऐसे तो 20 से ज्यादा सॉवरेन नेशंस हैं जिनकी पूरी साल की इकोनॉमी आईपीएल की वैल्यूएशन से छोटी है। सोचने वाली बात यह है कि ये कंट्री सालों से ट्रेड, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में अपना काम कर रही है और एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो सिर्फ 60 दिन चलता है, उनके पूरे साल के आउटपुट से ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। एंड दिस शोज कि आज दुनिया में अटेंशन की इकोनॉमी कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एंगेज और सबसे यंग अटेंशन है। आईपीएल ने उसे मोनेटाइज करना सीख लिया है। आईपीएल पर मैच 115 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फुटबॉल लीग है, वो भी पर मैच 100 करोड़ ही कमाती है। आईपीएल फुटबॉल को पीछे छोड़ चुका है। अब सिर्फ अमेरिकन फुटबॉल एनएफएल आईपीएल से आगे है, लेकिन वो पिछले 100 साल से चल रहा है, जबकि आईपीएल सिर्फ 18 साल पहले 2008 में ही लॉन्च हुआ है। मुझे भी ये पहली बार सुनते वक्त शॉकिंग लगा था। चैप्टर 2, क्रिकेट रेसिज्म। एक फ्रेंचाइज यानी एक टीम की वैल्यू कितनी होगी? इसी महीने एक स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म EQT ग्रुप ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने के लिए ऑफर किया था। पता है कितने में? 2.01 बिलियन डॉलर्स या 19,000 करोड़ रुपए में, एक आईपीएल टीम के लिए। वो भी एक ऐसी टीम के लिए जो अभी तक सिर्फ
एक आईपीएल जीत पाई है। इसको अगर यूरोप की बड़ी फुटबॉल टीम यूवेंटस से कंपेयर करें, जो इटली की सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब भी है और मल्टीपल डोमेस्टिक ट्रॉफीज भी जीत चुकी है, उनकी वैल्यूएशन 2.15 बिलियन डॉलर्स की है। बोरुसिया डॉर्टमंड, जर्मनी का वन ऑफ द टॉप क्लब, वो 2.05 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे खड़ा है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे भी है, ये टीम साल के 40 से 50 मैचेस खेलती है, जबकि आरसीबी सिर्फ साल के 14 से 17 मैचेस खेल के आज इस नंबर पे पहुंच गई है। और ये वैल्यूएशन सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस पे नहीं होती, इसमें एक और कंपोनेंट होता है, प्लेयर प्रीमियम। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आरसीबी में आज सिर्फ एक प्लेयर विराट कोहली के होने की वजह से उसकी वैल्यूएशन में 10 से 15% का जंप आ जाता है, जो 300 मिलियन डॉलर्स तक का हाइक लाता है। सोचिए, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। वेरी रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स 1.68 बिलियन डॉलर्स और आरसीबी 1.78 बिलियन डॉलर्स में फाइनली नए बायर्स ने खरीदी है। और ये फ्रेंचाइजीज अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है। मुंबई इंडियंस ने एमआई लंदन खरीदा, लखनऊ सुपर जायंट्स का स्टेक मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में है, साउथ अफ्रीका, यूएई लीग्स में भी इंडियन फ्रेंचाइज की टीम्स हैं। पहले इंडिया फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन कोचेस खरीदता था, अब इंडिया ग्लोबली क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खरीद रहा है। चैप्टर 3, बिग गन्स आर दी ओल्ड गन्स। कुछ चीजें बदल गई है। मुझे याद है कि जब सचिन खेलते थे, ऑब्वियसली मैंने पर्सनली नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं और वीडियोस में दिखता है कि जब सचिन बैटिंग करते थे तो पूरे स्टेडियम में एक अलग खामोशी होती थी, कॉन्सेंट्रेशन की खामोशी। जब वो आउट हो जाते थे तो जेन्युइनली लोगों के चेहरे पे दर्द होता था, ऑफिस में काम रुक जाता था, कई बार राइट्स तक हो जाते थे। वो फैंडम के साथ एक नेशनल इमोशन था। लोग इंडिया के हारने पर रोते थे, एक टीम के लिए, एक जर्सी के लिए। आईपीएल के बाद ये इमोशंस बदल गई है। फॉर एग्जांपल, सीएसके ने 2025 में आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में लास्ट फिनिश किया था, बॉटम लास्ट। फिर भी सीएसके का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स पूरी लीग में सबसे ज्यादा था, 92.6 आउट ऑफ 100। ये इंडेक्स बताता है कि एक टीम के फैंस कितने लॉयल है। ये इफेक्ट एमएस धोनी की वजह से था। वो खेलते हैं या नहीं, लोगों को उससे परवाह नहीं थी, बस वो वहां है उतना ही काफी था। कोहली के साथ भी यही है और रोहित के साथ भी यही है। ये कमर्शियली तो अच्छा है, लेकिन एक सवाल भी उठाता है कि आज आईपीएल कितना हेवीली इन पुराने प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, और जब ये तीन रिटायर हो जाएंगे, क्या आईपीएल की व्यूअरशिप एक साथ नीचे गिरेगी? शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा अच्छे हैं, जसप्रीत बुमराह का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन क्या कोई छोटा बच्चा आज उनके लिए वैसे रोता है जैसे सचिन के लिए रोता था? ऑनेस्टली नहीं। चैप्टर 4, द इंडिया स्टोरी। सबसे पहले तो आईपीएल ने इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना डीप टैलेंट पूल क्रिएट कर दिया है कि आज इंडिया एक ही टाइम पे दो अलग वर्ल्ड क्लास स्क्वाड्स के साथ खेल सकती है। टी20 में अलग टीम और ओडीआई में भी अलग टीम, दोनों एक साथ और दोनों जेन्युइनली सुपर कॉम्पिटिटिव। ये दुनिया में कोई दूसरा कंट्री नहीं कर सकता। इंग्लैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वेस्ट इंडीज भी नहीं, सिर्फ इंडिया। और ये आईपीएल का डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि छोटे शहर, टियर 3 सिटीज के प्लेयर्स जो पहले कभी नेशनल स्टेज पे नहीं आए, वो अब 18-19 साल में इंटरनेशनल कैमरास, पैक्ड स्टेडियम्स और हाई प्रेशर में आईपीएल खेल रहे हैं। ये दुनिया का ऐसा अकेला इवेंट है जहां एक लड़का बिहार के किसी छोटे गांव से 90 सेकंड्स में 2 करोड़ का मालिक बन जाता है, लाइव टीवी पे, और वो भी 30 करोड़ लोगों के सामने। इतना पैसा टेस्ट क्रिकेट में सालों में आता है। दूसरी बात जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, जॉब्स। ये स्टोरी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है। एक आईपीएल सीजन में स्टूडियो एंकर्स जो 8 घंटे लाइव करते हैं, डेटा एनालिस्ट जो हर बॉल के मैट्रिक्स को ट्रैक करते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स इंजीनियर्स जो 10 करोड़ यूजर्स के लिए रियल टाइम प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और बाकी ग्राउंड स्टाफ, कैमरा ऑपरेटर्स, जर्सी मैन्युफैक्चरर्स, ट्रैवल एजेंट्स, सोशल मीडिया टीम्स जैसे बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स है, जो मिला के एक आईपीएल सीजन में एस्टिमेटेड 1 से 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करती है, सिर्फ 2 महीने में। एंड इसी पॉइंट पे एक इंटरेस्टिंग बात भी है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में जॉब्स के लिए एक ही जवाब था, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर। क्रिकेट, उसको सिर्फ पैशन ही रहने दो। आईपीएल के बाद प्लेयर बने बिना भी आज क्रिकेट बहुत लोगों के लिए एक करियर है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मार्केटर या स्टेडियम मैनेजमेंट जैसे जॉब्स पॉसिबल है, और उनके लिए आपको अपस्किल करने में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 5, PSL इक्वल्स टू LOL। अगर आप केयरफुली देखें तो आईपीएल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मिरर है। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद एक भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेला। कमर्शियली ये कॉस्टली है, क्योंकि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, एटलीस्ट ऑन पेपर, और उनके आने से लीग और कॉम्पिटिटिव होगी, व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। लेकिन ये डिसीजन लिया गया है और फर्मली आज भी नहीं बदला गया। क्रिकेट के जरिए ये नेशनल स्टैंड बीसीसीआई सबके सामने रख रही है। 2025-26 में बांग्लादेश टेंशंस बढ़ने के बाद बहुत डिप्लोमेटिक इश्यूज हुए और प्लेयर कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिससे बांग्लादेश ने आईपीएल का टेलीकास्ट बैन कर दिया। अब इससे उनका कितना फायदा होगा वो तो वहीं जाने,
लेकिन आईपीएल दो कंट्रीज के बीच एक जियोपॉलिटिकल टूल जरूर बन गया है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो राशिद खान इंडिया में सेलिब्रिटी है। अफगान मीडिया को आईपीएल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है। ये स्पेसिफिकली इसीलिए है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और क्रिकेट हेडलाइन से वो रास्ता खुल सकता है। ओवरऑल आईपीएल की टीम शीट पढ़ के आप बता सकते हैं कि इंडिया इस वक्त किसे दोस्त मानता है और किसे नहीं। दुनिया का शायद ये अकेला स्पोर्ट्स लीग है जहां एक प्लेयर की पासपोर्ट उसके स्किल से ज्यादा उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है। चैप्टर 6 द फ्यूचर ऑफ आईपीएल। जब भी आईपीएल का एक मैच होता है, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद में होटल्स की ऑक्यूपेंसी 30 से 40% स्पाइक करती है। एयरलाइंस भी सर्ज प्राइसिंग लगाना स्टार्ट कर देती है और जोमेटो, स्विगी को मैच आवर्स में 60 से 70% ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। चाय वाले ज्यादा चाय बेचते हैं और किराना स्टोर्स वाले ज्यादा चिप्स। ये सब आईपीएल की वजह से होता है, लेकिन आईपीएल की बुक्स में ये कभी नहीं दिखता। इस शैडो इकोनॉमी को अगर प्रॉपरली काउंट करें तो होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आईपीएल का एक्चुअल इकोनॉमिक फुटप्रिंट 60 से 70 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा सकता है सिर्फ एक सीजन में। आईपीएल एक क्रिकेट प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, आईपीएल इंडिया की अटेंशन बेच रहा है। एक मैच में 67 करोड़ लोग, एक सीजन में 385 बिलियन मिनट्स। इस वजह से ग्लोबल ब्रांड्स अब आईपीएल को एक मैंडेटरी मार्केटिंग इवेंट मानने लगी है। कोई हॉलीवुड रिलीज, कोई नेटफ्लिक्स प्रीमियर या कोई फॉर्मूला 1 रेस इतना कॉन्सेंट्रेटेड, यंग और एंगेज्ड ऑडियंस एक जगह पे नहीं दे सकती। इंडिया की अटेंशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी बन गई है और आईपीएल ने उसकी मोनोपोली ले रखी है। जिस चीज को 2008 में एक रिडिकुलस आइडिया और गिमिक माना जाता था, आज वो दुनिया की सेकंड सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया की ये अटेंशन और पावरफुल होगी, या जब धोनी, कोहली, रोहित रिटायर होंगे तो ये चमक धमक भी उनके साथ चली जाएगी? क्या नेक्स्ट जनरेशन वो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर पाएगी? क्योंकि आज इस साल भी आईपीएल की एड्स इन्हीं पुराने प्लेयर्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है। व्हाट डू यू थिंक? बताइए कमेंट्स में। और ऐसे और डीप डाइव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपग्रेड को।